हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल अभिव्यक्ति पीसीएस। दोस्तों, यूपी पीसीएस मेंस में जो हम लोग की आंसर राइटिंग एथिक्स पेपर के लिए हम लोग कुछ क्वेश्चन को देख रहे थे, तो इससे पहले कुछ क्वेश्चन को करवाया भी गया। ठीक है, उसमें आपने देखा कि कैसे एक आंसर राइटिंग लिखी जा सकती है, उसमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक, अब जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग तरीके से करवाया गया है। बेसिकली आप जैसा कि बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि दिल्ली में जो कोचिंग हादसा हुआ था जिसमें 4 स्टूडेंट की मौत भी हो गई थी, उसको ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को चुना भी गया है। और इस हादसे को उदाहरण के रूप में हम देखेंगे कि भावात्मक प्रज्ञता क्या है, भावात्मक प्रज्ञता क्या है, और स्वयं दिल्ली की कोचिंग जो सेंटर्स हैं उनको कैसे इसकी आवश्यकता है। जो कोचिंग सेंटर्स हमें इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि भावात्मक प्रज्ञता पढ़ाते पढ़ाते नहीं थकते हैं, चाहे वो वीडियो है के माध्यम से हो या कोचिंग सेंटर्स में जा कर के बच्चे पढ़ते हैं, आज उन्हीं को ही इसकी क्यों आवश्यकता है, हम इस प्रश्न में इसको देखेंगे। ठीक है, साथ ही भावात्मक प्रज्ञता क्या है और इसमें जो आगे का प्रश्न है आप अगले स्लाइड में देखेंगे, तो उसको कैसे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ये हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं। और इस प्रश्न में विशेष रूप से कुछ उदाहरणों का, एग्जाम्पल्स का प्रयोग हुआ है। ठीक है, वो एक ही डायमेंशन के उदाहरण है जो कि ये दिल्ली में हादसा हुआ था उसको लेते हुए है, और हम देखेंगे कि कैसे एआई की ज़रूरत इन्हें थी और ये प्रयोग करने में असफल रहे। लेकिन चूंकि अब क्वेश्चन ये है, तो क्वेश्चन में आप डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स को यूज़ करके अपना आंसर लिख सकते हैं और लिखेंगे भी। एक एग्जांपल भले ही आप इसमें से चुन सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप समझिए कि प्रश्न की डिमांड क्या है और इसे लिखना कैसे है। आफ्टर दैट आप एग्जाम्पल को भी समझ जाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं प्रश्न आज का। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भावनात्मक प्रज्ञता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, यह लोगों में किस प्रकार विकसित की जा सकती है, किसी व्यक्ति विशेष को नैतिक निर्णय लेने में यह कैसे सहायक है। ठीक है, तो अगर आप इस प्रश्न को देखेंगे तो इसमें 3 पार्ट दिखते हैं। एक पार्ट ये हो जाएगा भावनात्मक प्रज्ञता क्या होती है या इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। दूसरा पार्ट जो है वो है यह लोगों में किस प्रकार विकसित की जा सकती है। अब ये पूछ रहा है कि कैसे ये लोगों के अंदर विकसित हो सकती है या की जा सकती है। ठीक, तीसरा प्रश्न ये पूछ रहा है कि किसी व्यक्ति विशेष को नैतिक निर्णय लेने में यह कैसे सहायक है। अब कोई भी निर्णय अगर व्यक्ति ले रहा है तो ये कैसे सहायता करती है इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली। ये 3 प्रश्न आपके सामने हैं। ठीक है, 3 प्रश्न आपके सामने हैं। ठीक, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इसको कैसे किया जाएगा। और जैसा कि अभी आपको पहले बताया ही है कि इसमें जो उदाहरणों का प्रयोग करेंगे वो हमारे प्रासंगिक जो एक मुद्दा है उससे रिलेटेड उदाहरण रहेगा। ठीक, तो भूमिका देख लेते हैं, इंट्रो पहले देख लेते हैं। ठीक, लिखा है कि भावात्मक प्रज्ञता एक व्यक्ति की क्षमता है, ठीक है, जो उसे अपने और दूसरों की भावनाओं को समझने, व्याख्या करने और उसे प्रबंधित करने में मदद करती है। यह एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को उसके पेशेवर जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद करती है। अब ये आप समझने की कोशिश करिए कि एक्चुअल में इमोशनल इंटेलिजेंस या भावनात्मक प्रज्ञता होती क्या है। बेसिकली ये एक क्षमता है। अगर आपके अंदर ये क्षमता है तो आप अपने आप को और दूसरों को, दोनों की भावनाओं को समझेंगे। कभी कभी ये होता है कि आप अपने आप को ही नहीं समझ पा रहे हैं, आपकी भावना क्या कह रही है, ठीक है, यही आप नहीं समझ पा रहे हैं और रिएक्ट कर जाते हैं। या दूसरों की भावनाओं की अगर बात करें तो उसको भी समझना और फिर रिएक्ट करना, फिर प्रतिक्रिया देना, है ना, और व्याख्या करना। अब अगर आप किसी की भावनाओं को या किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में कोई जानकारी है उसकी अगर अच्छी समझ नहीं है, उसको आप नहीं समझ रहे हैं, तो आप ना ही आप अपने आप को प्रबंधित कर पाएंगे और ना ही उसे प्रबंधित कर पाएंगे, है ना। तो ये तीनों बातें हैं कि भावनाओं को समझने, व्याख्या करने और प्रबंधित करने में ये मदद करती है। और यह एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को उसके पेशेवर जीवन में, अब चूंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है तो उसका इंटरेक्शन तो होगा ही समाज में, और उसका अपना एक पेशेवर जीवन भी होगा और एक पर्सनल जीवन भी होगा। तो पेशेवर जीवन में भी और पर्सनल में भी, दोनों में ये सहायक होगी। क्यों? क्योंकि आप दूसरों की भावनाओं को अगर समझते हैं तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, प्रबंध कर सकते हैं, उसको प्रबंधित कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका इमोशनल इंटेलिजेंस है, या ये आपकी भावनात्मक प्रज्ञता कहलाएगी कि आप कैसे मैनेज करते हैं सिचुएशंस को। ठीक, अब इसके अलावा भी एक भूमिका लिखी जा सकती है क्या, कि भावनात्मक प्रज्ञता
रचनात्मक उद्देश्य के लिए भावनाओं को प्रसारित करने की एक क्षमता है। अब रचनात्मक उद्देश्य क्या? जैसे कि आप कोई चीज़ चाहते हैं कि ये चीज़ ऐसे हो, तो उसको करने के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। यही बात ये कह रहा है कि भावनात्मक प्रज्ञता रचनात्मक उद्देश्य के लिए भावनाओं को प्रसारित करने की एक क्षमता है। आप जैसी ही भावनाएं प्रसारित करेंगे, है ना, जो जिस क्षमता से आप करेंगे वो वैसी ही आपकी प्रतिक्रिया करवाएगा। तो भावनाओं को प्रसारित करने की क्षमता है। और भावनात्मक प्रज्ञता कभी भी हमारी बुद्धिमत्ता के विपरीत नहीं होती। आपकी जितनी भी बुद्धिमत्ता है, आपकी भावनात्मक प्रज्ञता, इमोशनल इंटेलिजेंस, हमेशा उसके साथ ही आपको खड़ी दिखाई देगी, अलग नहीं दिखेगी। उसके बाद है कि यह दिमाग पर दिल की जीत नहीं बल्कि दोनों का मिलन है। यानी कि आपका जो दिमाग कह रहा है वही आपका अगर दिल कहेगा, तो आप मान के चलिए कि इमोशनल इंटेलिजेंस अपना काम कर रहा है। ठीक है, ये बात यहाँ पर बताई गई बेसिकली। तो आप इन दोनों में से किसी भी एक भूमिका को एडजस्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक, ये दोनों लिख दी है। ये थोड़ी सी जो है क्लिष्ट लग सकती है, और ये ट्रेडिशनल भूमिका है, परिभाषा वाली, है ना। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट पार्ट है आपका भावात्मक प्रज्ञता कैसे विकसित करें, है ना, कैसे ये विकसित की जाए। तो एक ये डायग्राम भी आप बना सकते हैं इसमें कि भावनात्मक प्रज्ञता का विकास कैसे करें। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, इनको देख लेते हैं। जैसे क्या, मूल्यांकन। पहले तो जो आपकी जो कार्य हैं या जो व्यवहार हैं या जो संबंध हैं, ठीक है, आपको इनका मूल्यांकन करना आना चाहिए। जो एक्शन आप ले रहे हैं या जो आप व्यवहार कर रहे हैं या जो भी आपके संबंध रिलेशनशिप हैं, उसका मूल्यांकन आपको करना होगा, है ना, करना आना चाहिए। दूसरा, परीक्षण करना कि नकारात्मक भावों को आप कैसे परीक्षण कर पाएंगे कि ये नकारात्मक भाव हैं। आपको अगर ये पता ही नहीं है कि आप जो भी बोल रहे हैं उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है या वो नेगेटिव ऑलरेडी हैं, तो आप फिर दूसरों की भावनाओं को प्रबंधित कर नहीं पाएंगे, है ना। तो एक ये है। दूसरी बात ये है कि प्रसार, किस चीज़ का प्रसार? विचारों का प्रसार, दृष्टिकोण का प्रचार और अपनी भावनाओं का प्रसार। कब, कैसे और कौन सी बात कहनी है, ये भी पता होना चाहिए। तीसरा, सहानुभूति, कि सहानुभूति का स्तर भी आपका उसी लेवल पे होना चाहिए ताकि आप दूसरों की भावनाओं को समझ पा रहे हैं ऐसा उससे प्रतीत हो, ताकि आप उसको प्रबंध कर सकें, है ना। तो ये कुछ पॉइंट हैं कैसे प्रज्ञता का विकास किया जाए। अब हम ये समझते हैं कि कैसे विकसित की जाती है, इस पर जो है डिटेल में बात करते हैं, है ना। तो कैसे विकसित किया जाए, इसके लिए सबसे पहले तो एक प्रभावी संचार होना चाहिए, है ना। अगर प्रभावी संचार होगा तो लोगों को बेहतर रणनीति विकसित करने में मदद मिलेगी, ठीक है। और क्या होगा, उनके प्रयासों को संरेखित करना, फिर दक्षता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। तो अगर बेहतर प्रभावी संचार है या प्रभावी संचार अगर करने में कोई व्यक्ति सक्षम बना लेता है खुद को, तो वो बेहतर रणनीति विकसित कर सकता है और प्रयासों को संरेखित कर सकता है। जैसे अगर कई लोग मिल करके कोई काम कर रहे हैं और आप उस चीज़ को, काम को करवाना चाह रहे हैं और उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो प्रभावी संचार एक मीडियम है इस चीज़ को पूरा कर पाने का, ठीक है। अब इसको एक रिसेंट उदाहरण के हिसाब से समझें तो जो दिल्ली यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में हाल ही में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी, वहाँ पे अगर हम प्रभावी संचार को देखें तो कैसे देख सकते हैं कि दिल्ली यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बड़े बड़े शिक्षकों द्वारा हाल ही में घटनाक्रम में प्रभावी संचार का अभाव देखा गया। जब ये घटना हुई, है ना, तो इन्हीं कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो बड़े बड़े शिक्षक हैं, जो नामी शिक्षक हैं, उनका सामने ना आना, है ना, ऐसे कई इंटरव्यू में आए दिन दिखना, लेकिन इस तरह की घटना में सामने ना आना, और परिणाम क्या, खुद के संचार में परेशानी, है ना, खुद जो है ये संचार करने में सक्षम नहीं रहे, और फिर बाद में कैसे आए ये आप लोग जानते ही हैं। तो इन्हें भी इमोशनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत है। प्रभावी संचार सिर्फ किताबों में या आंसर राइटिंग में लिखने को ही नहीं कहते, है ना। तो एक ये भी चीज़ है। नेक्स्ट देखते हैं क्या ज़रूरत पड़ सकती है कि अनुकूलन हेतु प्रशिक्षण, लोगों की बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ढलने में सक्षम होना चाहिए, ठीक है। आप भले ही किसी इन्वायरमेंट में कैसे भी आपने जो है काम किया हो कभी, लेकिन आप अगर एक टीम वर्क काम करवाना चाह रहे हैं
या आप किसी से भी काम करवाना चाह रहे हैं तो उनकी परिस्थिति में ढलने का प्रयत्न करने में सक्षम होना चाहिए आपको। अपनी और अपने आसपास के लोगों की भावनाओं को समझने को और प्रबंधित करने की क्षमता भावात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में निपटने में मदद करती है। आप अगर दूसरों की परिस्थिति में अपने आप को ढाल सकते हैं तो उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं और उसे प्रबंधित भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ सकते हैं। तो एक बात ये भी है। अब ये उदाहरण में कहाँ फिट होता है ये देख लेते हैं कि इन कोचिंग संस्थानों द्वारा स्टूडेंट की भावनाओं को समझने में विफल रहना, परिणाम स्वरूप विपरीत परिस्थितियों का स्वयं सामना करना पड़ा। जब स्टूडेंट जो है रोड पर आ गए और बहिष्कार करने लगे इनका, तो ये चीज़ दिखाई देती है कि स्टूडेंट की भावनाओं को ये कितना समझ पाने में सफल रहे, ये बात दिखती है ना। तो उदाहरण तो है ही है। फिर जिम्मेदारी लेना नेक्स्ट। यदि आप जो है इमोशनल इंटेलिजेंस सीखना चाहते हैं तो आपके अंदर ये गुण भी होना चाहिए कि जहाँ ज़रूरत पड़े आप जो है जिम्मेदारी लीजिए। जैसे किसी कार्य की जिम्मेदारी लेना EI का ही एक हिस्सा है। व्यक्तियों को अपने कर्मों को स्वीकार करने का साहस होना चाहिए या उन्हें परिस्थितियों में बेहतर करने में सक्षम बनाता है। यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं और आपसे कोई कार्य गलत हो जाता है या आपके साथ रहने वालों से कोई कार्य गलत हो जाता है तो आप उसकी जिम्मेदारी लेने में अगर पीछे हटते हैं तो ये आपके इमोशनल इंटेलिजेंस का फेलियर है। आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और जिम्मेदारी लेने से होगा क्या कि आप ऐसी परिस्थितियों में और बेहतर करने में सक्षम बनते हैं। जब आप ये मानेंगे ही नहीं कि आपसे कुछ गलत हुआ तो आप उसको सुधारेंगे कैसे और आगे बढ़ेंगे कैसे। और ये चीज़ हम फिर से एक एग्जांपल में देखते हैं इसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के कि UPSC कोचिंग इंस्टीट्यूट मालिकों द्वारा हालिया हादसों में जिम्मेदारियों से बचना। किसी ने भी शुरुआती दिनों में कोई जिम्मेदारी नहीं ली, बाद में जो हुआ तो वो बात की बात है। लेकिन एज अ टीचर जो लोग एथिक्स पढ़ाते हैं और किसी भी क्षेत्र के टीचर रहे हैं उनको एटलीस्ट जिम्मेदारी लेने के लिए आगे तो आना ही चाहिए। एटलीस्ट ये कहना चाहिए कि हाँ यहाँ पे संस्थान से चूक हुई है ना। कल्प्रिट नहीं बन जाएंगे आप, लेकिन कम से कम जिम्मेदारी तो लीजिए, जो कि बाद में शब्दों के हेरफेर के माध्यम से ली गई। खैर उस पर नहीं जाना है। इसके अलावा क्या MCD और DDA, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली है ना, और DDA द्वारा, ये सरकारी तंत्र हैं, इन्होंने भी जिम्मेदारी से भागना बेहतर समझा और अभी तक भाग रहे हैं। कहीं ना कहीं इनकी जिम्मेदारी का फेलियर ही है कि सिचुएशन आज इस स्तर पे पहुंच गई कि हज़ारों की संख्या में छात्र रोड पे हैं, है ना। तो जिम्मेदारी लेने का फेलियर तो है ही। यहाँ भी इनका इमोशनल इंटेलिजेंस फेल हो गया। नेक्स्ट है कि आत्म जागरूकता की क्षमता व्यक्ति को अपनी ताकत और कमजोरियों को जानने की अनुमति देता है। अगर आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस है, आप चीज़ें महसूस कर पाते हैं कि ये आप चीज़ें आपसे सही हुई हैं या आपसे गलत हुई हैं, तो आप उन पर काम करेंगे। यदि आप इस चीज़ को अपनी ताकत बनाना चाहते हैं तो ये क्षमता आपके अंदर होनी ही चाहिए, ठीक, ताकि आप अपनी कमजोरियों को पहचान सकें और उस पर काम कर सकें। और ये शक्तियों के बेहतर प्रयोग से कमजोरियों को दूर करने में सक्षम बनाता है। अगर आपको अपनी कमजोरियाँ पता होंगी तभी तो उस पर काम करके आप उसको ठीक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आत्म जागरूकता भी ज़रूरी है। अब यहाँ पे कैसे फेलियर हो रहा है ये भी देख लेते हैं कि UPSC कोचिंग संस्थाओं में आत्म जागरूकता का अभाव देखने को मिला। और ये अभाव क्यों? कारण था कि हालिया परिस्थितियों में स्वयं को डिफेंड करने के बारे में ही सोचते रहना। तो ये खुद को डिफेंड कर रहे थे बेसिकली, ये आत्म जागरूक नहीं थे। आत्म जागरूक होते तो ये बाहर निकल के आते और स्टूडेंट के साथ इस मूवमेंट में जुड़ते और कहते कि हाँ ये प्रॉब्लम है और सिस्टम में जो कमियां हैं उस पर एक साथ लड़ते, तो ये कमियां दूर होती। जो असल मुद्दे थे, असल मुद्दा तो यही था ना कि जिस प्रॉब्लम की वजह से ये जानने गई हैं उसमें क्या सुधार हो सकता है। असल मुद्दा ये नहीं था कि कोचिंग संस्थान है और इन्हें होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये असल मुद्दा नहीं था। दूसरी बात क्या कि जब खुद को डिफेंड करते रहेंगे तो आत्म जागरूक आप कहाँ हुए, और फिर परिणाम यही कि आलोचनाएं सहनी पड़ेंगी, जो कि आप देख ही रहे होंगे यूट्यूब के माध्यम से या प्रोटेस्ट के माध्यम से तमाम कोचिंग संस्थानों की आलोचनाएं की गई। तो जो कोचिंग संस्थान स्टूडेंट्स को इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ाते थे, आज उन्हीं का ये इमोशनल इंटेलिजेंस फेलियर है बेसिकली। वो ये पार्ट खुद भी नहीं पढ़ पाए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या ज़रूरत है।
सहानुभूति विकसित करना। अगर आप सामने वाले के साथ सहानुभूति प्रकट करने में सक्षम होते हैं तो इमोशनल इंटेलिजेंस आप सीख सकते हैं, उसका प्रभाव देख सकते हैं, है ना। देखते हैं क्या इसमें। अन्य लोगों की भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने के लिए सहानुभूति रखना जरूरी है। आप अगर दूसरों को ये बताएंगे ही नहीं या ये समझा पाने में फेल रहते हैं कि हाँ हम आपकी समस्याओं को समझते हैं और पूरी हम सहानुभूति रखते हैं, तो दूसरा फिर आपको कैसे अपनी भावनाओं से जोड़ पाएगा, है ना। और इससे दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने में मदद भी मिलती है। अगर आप सहानुभूति रखेंगे तो बेहतर संवाद के माध्यम से समझ भी पाएंगे कि एक्चुअल सिचुएशन में कैसा निर्णय लेना चाहिए, है ना, ताकि प्रभावी ढंग से संवाद व सहयोग की परिस्थितियों से लड़ा जा सके, है ना। तो सहानुभूति भी आवश्यक है, जिसका अभाव अभी आप उदाहरण में देखेंगे कि दिल्ली के सभी यूपीएससी कोचिंग संस्थानों द्वारा सहानुभूति पर चुप्पी रखी गई शुरुआती दिनों में। अभी तो जो सहानुभूति दिखाई जा रही है वो सहानुभूति कम, बचाव का मोड ज़्यादा है, लेकिन शुरुआती दिनों में तो कुछ भी नहीं कहा गया। और कारण था कि स्वयं के हितों का टकराव था कि ये कैसे कह दे कि इस कोचिंग संस्थान में ये गलती थी। क्यों? क्योंकि खुद भी ये बेसमेंट में कोचिंग चला रहे हैं, तो दूसरों के विषय में ये बोलेंगे कैसे। तो स्वयं के हितों का टकराव था और परिणाम इसका कि स्वयं को सहानुभूति की आवश्यकता पड़ गई। जब कुछ तथाकथित टीचरों का इंटरव्यू आया तो उसमें उनके शब्दों में अपने लिए सहानुभूति ज़्यादा थी। जिन भीड़ ने उन टीचरों को आसमान पे बैठाया था, आज वही टीचर उस भीड़ में डर रहे हैं जाने में। तो सहानुभूति तो इनको चाहिए, ज़रूरत भी है। खैर, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है कि नैतिकता की आवश्यकता, बल्कि नैतिकता की भी आवश्यकता, कि आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस के भले ही सारे गुण हों, लेकिन नैतिकता का अगर अभाव है तो भी वो बहुत ज़्यादा आपको सफल नहीं बना सकता। तो सफलता के लिए आपको उपरोक्त बिंदुओं के प्रयोग से मिल जाएगी, मतलब जो ऊपर आपको कुछ बिंदु बताए हुए हैं हेडिंग्स में, सफलता तो आपको उससे मिल जाएगी, लेकिन वास्तविक सफलता कब मिलेगी? वास्तविक सफलता तब मिलेगी जब आपके चरित्र में नैतिकता के मूल्य न केवल समावेश हों बल्कि आपके कार्यों में ये दिखने भी चाहिए। अगर दिखेंगे ही नहीं और आप केवल अपने बातों में बोलते रहेंगे, नैतिकता के सारे आयामों को बताते रहेंगे, है ना, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आपके कार्यों में ये दिखनी चाहिए। और फिर वही उदाहरण कि इन सभी संस्थानों, चाहे वह निजी हों या सरकारी, एमसीडी, डीडीए जैसे, इन्हें अपने कार्यों में भी नैतिकता रखनी आवश्यक है। वहीं ईआई का सकारात्मक प्रयोग माना जाएगा। अगर ये संस्थान नैतिक रूप से सजग होते, चाहे वो निजी और सरकारी दोनों, तो शायद ये दुर्घटना ना होती, है ना। जो ये आपदा हुई है वो शायद ना होती। अगर डीडीए परमिशन ना देता, एमसीडी ब्लॉकेज और इस तरह की चीज़ों पे काम कर रही होती, तो ये वजह ही ना बनती। तो नैतिकता का अभाव इनके अंदर आप देख सकते हैं, है ना। तो ये कुछ पॉइंट थे आपके कि कैसे ये सीखी जा सकती है। और इसमें उदाहरण जो दिए गए हैं वो अभी हाल ही की जो घटना हुई है उसको ध्यान में रखते हुए दिए हैं। आप इसमें उदाहरण बदल सकते हैं, कोई एक पॉइंट में आप एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से बदल लीजिएगा। ये इस जो घटना हुई इस संदर्भ में ये क्वेश्चन फ्रेम किया है, इसलिए सारे एग्जाम्पल वही हैं जो कोचिंग से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो प्रभावी संचार होना, अनुकूलन हेतु प्रशिक्षण हो, जिम्मेदारी लेना अगर आप किससे कोई काम गलत होता है तो, साथ ही आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, गलत सही के बारे में आपको पता होना चाहिए। तीसरा, सहानुभूति विकसित करना, आप किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं और कोई परिस्थिति नकारात्मकता की ओर है और आप उसका हिस्सा हैं, तो आपको सामने वाले के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए ताकि आप जो है उसके भावनाओं और दृष्टिकोण को प्रबंधित कर सकें, है ना। और ये जो लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, की नैतिकता की भी आवश्यकता ज़रूरी है। अगर नैतिकता होगी तो आप सफल होंगे ही होंगे। अब प्रश्न जो तीसरा पॉइंट है प्रश्न का वो है कि नैतिक निर्णय लेने में कैसे सहायक है। हमको अब ये बताना है कि कैसे ये नैतिक निर्णय में सहायक होती, क्या इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक या भावात्मक प्रज्ञता, ठीक। तो हम देखते हैं, पहला पॉइंट दिया है कि अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर पाने से दूसरे के दृष्टिकोण को समझना और भावनाओं को प्रबंधित करने में सहायक। अगर आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर पाते हैं तभी आप दूसरे के दृष्टिकोण को समझ पाएंगे, क्योंकि आपके मन में अगर कोई पूर्व धारणा पहले से चल रही है तो आप दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखना जरूरी है, तभी आप दूसरों के पॉइंट को समझ पाएंगे और फिर उसकी भावनाओं को प्रबंधित कर सकेंगे, ठीक है। तो
इस तरीके से दूसरों की भावनाओं को प्रबंधित करने में ये सहायक है, नैतिक निर्णय लेने में, है ना। फिर जब किसी निर्णय लेने की प्रक्रिया में भावनाएं उत्पन्न होती हैं तो उन्हें भावात्मक प्रज्ञता के अंतर्गत शामिल क्षमताओं द्वारा संसाधित किया जाना आसान हो जाता है। तो ये कमोबेश वही पॉइंट है कि अगर आप इस प्रक्रिया में हैं, निर्णय लेने की प्रक्रिया में हैं और भावात्मक प्रज्ञता आपके अंदर है, तो आप अपनी क्षमताओं के माध्यम से चीज़ों को और आसान कर सकेंगे, है ना। तो एक ये भी है। और तीसरा पॉइंट है कि बेहतर संबंध बनाने में सहायक है। अगर आप दूसरों की भावनाओं को, दृष्टिकोण को अच्छे से समझ पा रहे हैं तो आप जानते हैं कि कैसा व्यवहार किससे किस तरीके से रखना है, तो उसी हिसाब से आप संबंध बना सकेंगे। तो बेहतर संबंध आप इस तरीके से बना सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि तनाव व चिंता को कम करने में, अब अगर आप ऊपर के एग्जाम्पल को ध्यान में रखें तो शुरुआती 2-3 दिनों में जो तनाव और चिंता आपको दिख रही थी स्टूडेंट्स में भी और इन कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी, अगर विशेष रूप से अगर कोचिंग सेंटर्स की बात की जाए, इनके अंदर जो चिंता थी, क्योंकि इनका पूरा जो बिज़नेस था वो जा रहा था, अगर इनके पास EI होता और जैसा कि ऊपर के उदाहरणों में जो चीज़ें नहीं की इन्होंने, अगर इन्होंने की होती तो शायद इतना इनको तनाव ना लेना पड़ता। स्टूडेंट के लिए तो जो है दिक्कत थी ही, क्योंकि उनके बीच के कुछ जो है दोस्त नहीं रहे, बट जो संस्थान है वो इससे सहायता ले सकते थे, पर कोई नहीं ले पाए। निर्णय लेने में, सुधार करने में, अब अगर कोई चीज़ गलत हुई है और आप जान रहे हैं कि ये गलत है, सेल्फ अवेयरनेस है आपके अंदर, जिम्मेदारी आप लेने की क्षमता रखते हैं, बेहतर संचार है, तो आप निर्णय में सुधार कर सकते हैं। और संचार कौशल प्रभावी बनाने में, अब संचार कौशल तो आपको सीखना पड़ेगा ही, है ना, तभी आप जो है सभी प्रयासों को संरेखित कर सकेंगे। 7वां है कि नेतृत्व क्षमता विकसित करने में, अब बेहतर अगर संचार कौशल है तो नेतृत्व क्षमता भी आपके अंदर होगी, बाकी और गुण तो आपने देख ही लिए। तो इस प्रकार से ये जो है इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे नैतिक निर्णय लेने में सहायता करती है, ठीक है। अब इसमें भी कुछ आप एग्जाम्पल अगर आपको मिलते हैं तो आप इन पॉइंट्स में भी ऐड कर सकते हैं। तो ये जो है आपका तीसरा पार्ट हो गया। अब एक निष्कर्ष की डिमांड है, तो एक निष्कर्ष छोटा सा लिख लेते हैं कि इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे भावनात्मक प्रज्ञता लोगों को नैतिक निर्णय लेने में न केवल सार्वजनिक जीवन में अपितु निजी जीवन में भी सहायक सिद्ध हो सकती है, विशेष रूप से जब विपरीत और नकारात्मक परिस्थिति हो, ठीक है। तो सार्वजनिक जीवन में अगर आप सिविल सेवक हैं तब भी, और आपका जो निजी जीवन है उसमें भी इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ किया ही जा सकता है। तो ये कुछ जो है पॉइंट्स थे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप यहाँ पर जो एग्जांपल्स हैं इनको आप अपने हिसाब से बदल सकते हैं। ये बेसिकली एक रोष प्रकट करने का माध्यम था, इसलिए सारे उदाहरण आपको इन कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ही रखे गए हैं, ठीक है। बाकी जब आप इस तरह के प्रश्न को हल करेंगे तो आप कोई एक जो है भूमिका लिख सकते हैं, चाहे ये वाली चाहे ये, ठीक। इसके बाद आप इस डायग्राम को ज़रूर बताएं, फिर आप एक एक करके कैसे विकसित की जा सकती है उसको एक्सप्लेन करें, उसमें उदाहरण कुछ लिखते जाएं। इन उदाहरणों को आप बदल सकते हैं, उदाहरण आप डाल सकते हैं, बशर्ते एक ही डायमेंशन का उदाहरण आप बार बार नहीं डालिए, ठीक है। ये चीज़ है, ये पॉइंट समझाने के लिए ये डाले गए हैं उदाहरण, और बाकी आपको घटना के बारे में पता ही है दिल्ली में जो हुई। फिर नैतिक निर्णय लेने में ये कैसे सहायक हैं, इनके आपने 6-7 पॉइंट बता दिए और फिर आपने एक निष्कर्ष लिख दिया। तो ये आपका पूरा आंसर कंप्लीट होता है। तो चलिए दोस्तों, फिर ये प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।